हेलो एवरीवन। ये हमारा ऑडिट का फोर्थ वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण का वर्गीकरण। ठीक है, तो ब्रॉडली अंकेक्षण को दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ अ बिजनेस, एक संस्था की संगठनात्मक संरचना के अनुसार। और दूसरा है व्यवहारिक दृष्टिकोण से, मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए इसका सेकंड स्लाइड में चलते हैं हम लोग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, अच्छा ये हो गया इंग्लिश वालों के लिए। यहाँ पे तो दोनों था, इंग्लिश हिंदी। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया। और नेक्स्ट वाला स्लाइड जो है हिंदी वालों के लिए है। और हिंदी वाले ध्यान देंगे, आपको इंग्लिश भी क्योंकि लिखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसमें आपको। ठीक है, ये रहा इसका। ठीक है, इंग्लिश पार्ट, ये इसका इंग्लिश पार्ट हो गया। एरो से देखिए इंडिकेट भी किया गया है। और इसका इंग्लिश तो इसी में है, इसमें है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ए जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे बांटा गया है, संगठनात्मक संरचना के अनुसार। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है क्या, स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट, या इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं वैधानिक अंकेक्षण या सांविधिक लेखा परीक्षा या अंकेक्षण। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है कि जो हमको कानून के द्वारा, आप कानून में ये प्रावधान है कि आपको अंकेक्षण यानी कि ऑडिट करवाने ही होंगे। ठीक है, जो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ऑडिट करवानी है। किनको किनको करवाने हैं, तो उसमें जैसे है पहला कंपनी। ठीक है, कंपनी को करवाना है। ठीक है, कंपनी ऑडिट। ट्रस्ट ऑडिट है, ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस एंटिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो विभिन्न ऑडिट है जिनका ऑडिट कंपलसरी है, इनके एक्ट्स में ये बताया गया है। जैसे कंपनी ऑडिट के लिए क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ट्रस्ट, जो हमारा ट्रस्ट ऑडिट है उस ट्रस्ट एक्ट 1950। इसी तरह हमारे बैंकिंग के लिए है, बैंक्स के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, इंश्योरेंस के लिए है द इंश्योरेंस एक्ट 1938। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। ठीक है, इसी तरह और भी जो एटसेट्रा में, जैसे पब्लिक यूटिलिटीज़ कंपनी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो इसके एक्ट में। ठीक है, फिर गैस कंपनी है। तो मतलब जितने भी अदर एंटिटीज़ हैं जिनका लॉ के द्वारा ऑडिट कंपलसरी किया गया है, मैंडेटरी किया गया है, आवश्यक किया गया है, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दूसरा में क्या है, प्राइवेट ऑडिट। ठीक है, निजी अंकेक्षण। तो किन निजी अंकेक्षण में क्या क्या आते हैं, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स या सोल प्रोप्राइटरशिप वाले फॉर्म जितने भी हो गए। ठीक है, जिसमें अकेला एक ओनर रहता है। ठीक है, फिर पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स आ गए। फिर अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक, जैसे एनपीओ हो गए, एनपीओ के कैटेगरी में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज एक्सेट्रा आ गए, या इसके अलावा भी कोई दूसरे एंटिटी हैं। ठीक है, तो वो इसमें आ गए। तो प्राइवेट ऑडिट क्या है, एक्चुअली में ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर टैक्स ऑडिट का प्रोविजंस, टैक्स ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 44 AB। ठीक है, तो अच्छा, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का टैक्स ऑडिट बाद में आएगा डिटेल में। ठीक है, तो टैक्स ऑडिट अगर हिट करता है तो प्राइवेट, मतलब प्राइवेट ऑडिट, एक बार सिंपल समझते हैं, प्राइवेट ऑडिट कंपलसरी नहीं है, पर अगर टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस इस पर लागू हो जाते हैं तब करवाने होंगे। ठीक है, टैक्स ऑडिट क्या हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑडिट या सरकारी अंकेक्षण। तो सरकारी अंकेक्षण क्या है, ये एप्लीकेबल होते हैं जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेस हैं। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेस पर ये लागू होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए ये होता कैसे है इसमें, तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यही डिपार्टमेंट होती है, यही ऑडिट कैरी करती है। इस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं CAG ऑफ इंडिया, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आप CAG का फुल फॉर्म
सर्च करिएगा। वैसे हम लोग कॉर्पोरेट लॉ में पहले भी ये कर चुके हैं, ठीक है, तो आप इसके बारे में सर्च करिएगा, ठीक है। तो हेड होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट कंसर्न्स की ही ऑडिट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट कंसर्न्स की ही ऑडिट करती है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेस के ही ऑडिट होते हैं, और एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसके हिसाब से होते हैं, ठीक है। आप डिटेल में इसको जानने के लिए नेट पे भी सर्च करिएगा, ठीक है। फिर इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट क्या हो गया, यहाँ पे जैसे अभी हम लोग पहले कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, हम लोग देख रहे थे मेनली स्टैट्यूटरी ऑडिट को कवर कर रहे थे, जिसमें एक्सटर्नल ऑडिटर आते हैं, ठीक है, सीए इन प्रैक्टिस हैविंग अ सीओपी, ठीक है, या उसके फर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, देखिए नाम से क्लियर है, इंटरनल, इंटरनल यहाँ ऑडिट क्या हो गया, इंटरनल ऑडिट, यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिटर बोलने का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं ये, इनको अपॉइंट किया गया है एज ऑडिटर्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन का ही ऑडिट समय समय पर करते रहें, या जब भी एज पर द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो करते रहें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपना ही स्थिति और अच्छा कर सके, ठीक है। इंटरनल ऑडिट हो जाने से जो भी गड़बड़ है वो पता चल जाएगा, एरर्स एंड फ्रॉड प्रिवेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ही अपॉइंट करती है, ठीक है, ऑडिटर्स को, और एज वो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं मेनली बोर्ड के द्वारा, ठीक है, बोर्ड जो होती है कंपनी की उनके द्वारा अपॉइंट होते हैं। अच्छा, कौन कौन हो सकते हैं, तो इसमें लॉ में बताया गया है कि सीए भी हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या अदर प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, अगर बोर्ड डिसाइड करती है तो, ठीक है। और ये जो इंटरनल ऑडिट है ये सब सारी कंपनी के लिए या सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी नहीं है, तो लॉ में बताया गया है किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, किन कंपनीज के लिए कंपलसरी है। तो जैसे पहला बताया गया है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनके लिए है, ठीक है। फिर दूसरा में है अनलिस्टेड कंपनी के लिए, तो यहाँ पे तो लिस्टेड में तो सबको कवर कर दिया, लेकिन अनलिस्टेड में कुछ कुछ बता दिया कि अनलिस्टेड में कौन कौन सी आएगी, जिनका टर्नओवर 200 करोड़ या इससे ज़्यादा हुआ होगा पिछले साल में, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा, इसी तरह आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग का भी 100 करोड़ या उससे ज़्यादा किसी भी टाइम पे हो जाता है पिछले साल में, या आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स का 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। आप सर्च करोगे इंटरनल ऑडिट, आप जब सर्च करोगे इंटरनेट पे और किन क्लासेस ऑफ कंपनीज या कंपनीज के लिए मैंडेटरी है तो आपको ये सब मिलेगा। फिर तीसरा इसमें आता है एवरी प्राइवेट कंपनी, लेकिन उसमें भी प्राइवेट कंपनी के लिए भी कुछ नॉर्म्स है, जैसे टर्नओवर 200 करोड़ या इससे ज़्यादा अगर हैं पिछले साल में, ठीक है, प्राइवेट कंपनी के, या आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है, पिछले साल में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उनके लिए इंटरनल ऑडिट कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। आप सर्च करोगे इसके लिए, ठीक है, कुछ काम आपको भी करना है जिससे आप भी सीखो, आप भी पढ़ो, लॉ का प्रोविजंस पढ़ने से समझ में आता है, फिर आगे के लिए भी आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। आप समझने लगोगे लैंग्वेज, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, आपके लिए बेटर है। अच्छा, लिस्टेड में अगर आपको दिक्कत है लिस्टेड कंपनी देख के, तो लिस्टेड क्या, लिस्टेड कंपनी हम किसको बोलते हैं, जिसमें भी जिसके भी शेयर्स, ठीक है, जिसके भी शेयर्स ट्रेड होते हैं कहाँ पे, किसी भी ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है। लिस्टेड कंपनी भी आप सर्च करो, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ BSE NSE है, ठीक है। तो इसमें कोई कंपनी लिस्टेड है, मतलब कोई कंपनी, किसी कंपनी का शेयर ट्रेड होता है, ठीक है, इनके स्टॉक एक्सचेंज से, तो वहाँ पे क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, उन कंपनियों को जो भी लिस्टेड, यहाँ लिस्टेड कंपनी, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। तो फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम देखें, अच्छा इसका हिंदी फिर नीचे में है, यहाँ पे आप पॉज करके यहाँ से आप लिख सकते हैं, और हिंदी वालों को इंग्लिश भी लिखना है, ठीक है, तो आपको ब्रैकेट में सबका इंग्लिश भी लिखते जाना है, ठीक है, इसका इंग्लिश क्या है ये लिखते जाना है, ठीक है।
क्या, क्योंकि हिंदी में कोई और टर्म भी प्रयोग हो सकते हैं, तो आपको दिक्कत ना हो तो आपको इंग्लिश वाला भी लिखते जाना है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड भी लिखते जाना है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला इसमें जो है वो है कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट क्या हो गया? जो लगातार चलते रहता है, मतलब जो थ्रू आउट द ईयर चलता है ऑडिट, ठीक है, रेगुलर या फिर रेगुलर इंटरवल्स पे, वीकली पे, या क्वार्टरली पे, ठीक है, या मंथली चले, ठीक है। जब बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, और पीरियड के एंड, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होते होते उनको फिर बनाना होता है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उनके लिए ये अ, अच्छा रहता है कंटिन्यूअस ऑडिट। जैसे बैंक्स में ये एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको क्योंकि बहुत सारे हैं और बहुत ज़्यादा लंबा होगा वीडियो, तो बहुत डिटेल में हम नहीं बताएंगे, हम समरी फॉर्म में ये सारा बताएंगे आपको। फिर जिसके बारे में भी डिटेल चाहिए होगा आप उसको सर्च करेंगे, ठीक है, हम आपको एक समराइज्ड वे में इसको हम बता देंगे। फिर है एनुअल पेरियोडिकल फाइनल या कंप्लीटेड ऑडिट, ठीक है। तो ये क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर के एंड में फिर जो स्टार्ट होता है ऑडिट, तो उसको हम बोलते हैं एनुअल पेरियोडिकल फाइनल या कंप्लीटेड, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगभग जब बन जाए, ठीक है, तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी है, तो फिर ये ऑडिट होता है, ठीक है। बैलेंस शीट ऑडिट क्या होता है? बैलेंस शीट के जब आइटम्स को मतलब एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का जब ऑडिट होता है, प्लस इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को भी देखा जाता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी ये कवर कर लिया, इनकम स्टेटमेंट को ये कवर कर लिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस शीट ऑडिट। फिर कैश ऑडिट, नाम से क्लियर है, कैश ट्रांजैक्शंस का जब ऑडिट होता है उसको देखा जाता है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स को देखा जाता है। फिर प्रॉपर्टी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, मेनली गवर्नमेंट के, तो मेनली गवर्नमेंट के इंटरेस्ट, सॉरी, जितने भी एक्सपेंडिचर है प्रोप्राइटरी ऑडिट में, मेनली जो एक्सपेंडिचर हुए हैं, ठीक है, वो सही से हुए हैं कि नहीं, अप्रोप्रिएट थे कि नहीं, उपयुक्त थे कि नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं रिवेन्यू लीकेज कर रहा है या फंड का वेस्ट हो रहा है, ठीक है, फंड वेस्ट हो रहा है, तो उसको ये देखता है। परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या होता है कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सही से कंडक्ट हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है, एफिशिएंटली काम हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है, फिर इफ़ेक्टिव थे कि नहीं, और फिर और भी एक चीज़ हम लोग इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। एक हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, इसको फिर से देखते हैं हम लोग। परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, मतलब जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं अ, वो सही से परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है, मतलब प्रॉफिट और लॉसेस वाले जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनको देखा जाता है। फिर वो इफ़ेक्टिवली एक्टिविटीज़ कैरी आउट हो रहे हैं कि नहीं, मतलब जिस काम के लिए था वो काम सही से पूरा हो रहा है कि नहीं, और एफिशिएंसी है कि नहीं उसमें, ठीक है, तो एफिशिएंसी को भी देखा जाता है, ठीक है, एफिशिएंसी भी देखा जाता है कि कितने मिनिमल रिसोर्सेस में वो पूरे किए गए हैं, अच्छे ढंग से पूरे किए गए हैं, ठीक है। तो इफ़ेक्टिवनेस भी देखा जाता है और एफिशिएंसी भी देखा जाता है। फिर एनवायरमेंटल ऑडिट में ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग चेक करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल कितने हद तक कर रही है, ठीक है, या और जितने भी वेस्ट हैं, हैज़ार्डस वेस्ट हैं, ठीक है, वो उसको कैसे हैंडल करती है, ठीक है। तो इसके तो मेनली इसको हम लोग ग्रीन ऑडिटिंग भी बोल सकते हैं। फिर कंप्लीट ऑडिट है। कंप्लीट ऑडिट में क्या होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको चेक किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखा जाता है कि वो ठीक से मेंटेन्ड है कि नहीं। पार्शियल ऑडिट में क्या होता है कि कुछ ही पीरियड का या कुछ ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखा जाता है, ठीक है। डिटेल्ड ऑडिट में क्या होता है कि हम लोग मेनली टेस्ट चेकिंग का यूज़ करता है ये, ठीक है, टेस्ट चेकिंग का यूज़ होता है इसमें। और फिर जो जो जितने भी सैंपल ड्रॉ होते हैं उनको फिर डिटेल में चेक किया जाता है। इंटरिम ऑडिट, ऐसे ऑडिट जो मेनली होता है वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाता है तो फिर किया जाता है, ठीक है, जो हमारा एनुअल ऑडिट था। लेकिन इंटरिम ऑडिट क्या हो गया कि अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं हुआ है, पर उसी के बीच में जो ऑडिट चल रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया, इंटरिम ऑडिट।
तो इसका कोई पर्पस हो सकता है, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर करना है, इंटरिम डिविडेंड जो हम लोग जानते हैं होता है, ठीक है, जो साल के ख़त्म होने से पहले ही उसी ईयर फाइनेंशियल ईयर का होता है वो डिक्लेयर होता है। तो इंटरिम डिविडेंड सही से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए तो उसका क्या अमाउंट है, डिविडेंड अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल इरोजन तो नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए जो ऑडिट हम करवा लिए इंटरिम ऑडिट हो गया। इसी तरह कोई और भी पर्पस हो सकता है। फिर प्रोसीजरल ऑडिट। प्रोसीजरल ऑडिट में क्या हो गया कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो उसमें जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको देखा जाता है, जिससे जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही से बने, ठीक है, तो उस प्रोसेस को देखा जाता है। फिर स्टैंडर्ड ऑडिट। स्टैंडर्ड ऑडिट में मेनली क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में जब हम लोग ऑडिट करते हैं, मेनली ये हो गया कि जितने भी ऑडिट में कम से कम जो हो जाने चाहिए, जिनका चेकिंग हो जाना चाहिए एज़ पर जनरल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हुए टेस्ट चेक भी किया गया है और फिर डिटेल्ड में भी चेक किया गया है जहाँ ज़रूरत था, ठीक है। और मतलब सिंपल में एक स्टैंडर्ड रूप में जो ऑडिट हो जाने चाहिए, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में वो ऑडिट कंप्लीट होने चाहिए। मतलब उसमें कंप्लीट भी चेक किया गया है, मतलब कंप्लीट ऑडिट भी समाहित है, और जहाँ ज़रूरी था वहाँ टेस्ट ऑडिट भी किया गया है, ठीक है, जहाँ ज़रूरत था टेस्ट ऑडिट करके फिर सैंपल ड्रॉ आउट करके वो किया गया है, और जो एज़ पर जनरल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी हो, ठीक है। तो मेनली जिसमें एक ऑडिट में मुख्यतः जो जो बातें ऑडिट हो जानी चाहिए, जो जो जिन जिन आइटम्स का ऑडिट होना चाहिए वो शामिल है, ठीक है। फिर ओकेजनल ऑडिट। अब ये क्या होता है कि ऐसे जैसे सोल प्रोप्राइटर्स हो गए, ठीक है, जिनके लिए ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है लेकिन उनको लोन चाहिए तो वो ऑडिट करवा लिया अपना। इसी तरह पार्टनरशिप फर्म है और उस पर भी ऑडिट अगर एप्लीकेबल नहीं है तो वो उन बस देखने के लिए कि हमारा अकाउंट सही से मेंटेन होता है कि नहीं और रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई होते हैं कि नहीं, ठीक है, तो वो भी ऑडिट करवा लिए तो ओकेजनल हो गया। मतलब रेगुलरली वहाँ ऑडिट नहीं होता है, वो उनके कुछ पर्पसेस के कारण वो ऑडिट करा रहे हैं, ठीक है। फिर सिस्टम ऑडिट। ये क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा मेंटेन हो रहा है जिस तरीके से, उस तरीके के ही ऑडिट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैनुअल सिस्टम है। मैनुअल सिस्टम से अगर हमारा अकाउंट्स जनरेट हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहा है, तो उसमें जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं तो वो हम देखेंगे ताकि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहा है वो ठीक तरीके से बन रहा है कि नहीं। अगर कंप्यूटर से अगर मतलब मैनुअल नहीं होकर मैकेनाइज्ड है या कंप्यूटर से मेंटेन हो रहा है हमारा, तो देखेंगे हम लोग कि जिस सिस्टम के तहत वो जनरेट हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो अदर रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। मतलब सिंपल में देखा जाता है कि जो सिस्टम मेंटेन कर रही है ऑर्गेनाइजेशन जिससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिट क्या हो गया, वही जो हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट में देख रहे थे, बाहर से ऑडिटर आता है। यहाँ पे सिंपल एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब है कि जब भी बाहर से ऑडिटर आएंगे, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर आएंगे, मतलब जो ये जैसे अभी हम लोग देखे थे इंटरनल ऑडिट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के वो एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, तो वो क्या हो गए एक्सटर्नल ऑडिट, वो एक्सटर्नल ऑडिट हो गए, ठीक है। और जो आ रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिटर हो गए। मतलब जब हमें जब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर आएंगे, ठीक है, मतलब जिनका ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक नहीं है, तो वो कहलाते हैं एक्सटर्नल। फिर वो जो ऑडिट करते हैं उसको हम लोग एक्सटर्नल ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का ऑडिट होता है, ठीक है, देखा जाता है कॉस्ट अकाउंट्स जो बन रहे हैं वो ठीक बन रहे हैं कि नहीं। चाहे कॉस्ट ऑडिट सब पे मैंडेटरी नहीं होते हैं, ठीक है। फिर है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट का जितने भी मैनेजमेंट के एक्टिविटीज़ हैं, मतलब इन ब्रीफ जितने भी एस्पेक्ट्स हैं मैनेजमेंट के, ठीक है, उसको देखा जाता है ये देखने के लिए कि एफिशिएंसी उसमें कितना है, वो सही से काम हो रहा है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है।
या कहाँ पे स्कोप है बढ़ाने का। अच्छा, एक कॉस्ट ऑडिट से लेके जो यहाँ लास्ट तक है, इसके ऊपर हम लोग का एक यूनिट 3 में है, ठीक है। यूनिट 3 में हम लोग को रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग को कवर करना है, तो ये पार्ट हमारा बाद में भी आएगा डिटेल्ड में, ठीक है। तो हम लोग इसको भी समराइज्ड वे में ही अभी कर रहे हैं। फिर ऑपरेशनल ऑडिट, ऑपरेशंस, जो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको चेक किया जाता है, ठीक है। फिर ऑडिटर उसके ऊपर रिपोर्ट देते हैं कि हम लोग कहाँ ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं। टैक्स ऑडिट जो अभी हम लोग देख रहे थे, सेक्शन 44AB के अंडर होता है, ठीक है। हाँ, कुछ सर्टेन प्रोविजंस होते हैं, अगर वो एप्लीकेबल हो जाते हैं, जैसे टर्नओवर इतना एक्सीड हो गया, ग्रॉस एसेट्स इतना एक्सीड हो गया, तो फिर एप्लीकेबल रहता है। सोशल ऑडिट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो सोशल ऑब्लिगेशन है उसको वो सही से फुलफ़िल कर रही है कि नहीं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, सोशल परफॉर्मेंस जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन करती है, उसका असेसमेंट होता है, ठीक है, उसका ऑडिट होता है। फिर है ऑडिट ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इसको भी हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होता है। ऐसे हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं हिस्टोरिकल बेसिस पे, मतलब जितना कॉस्ट हम लोग इनकर करते हैं उसी के हिसाब से अकाउंट्स हमारा मेंटेन रहता है। जैसे एक मशीन अगर हमने 10,000 का खरीदा है, तो हम साल दर साल 10,000 पे उसको दिखाते हैं डिप्रिसिएशन लेस करके, पर उसका जो हम लोग कॉस्ट लेते हैं शुरू में वो 10,000 से लेते हैं, और फिर जो चेंजेस आएगा एज़ पर द करेंट ट्रेंड्स वो हम लोग नहीं देखते हैं उसमें, ठीक है। वो तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में मेनली क्या होता है, चेंजिंग प्राइसेस होते हैं, मतलब अभी उसका क्या कॉस्ट पड़ सकता है, ठीक है, अभी अगर हम वो लेंगे, ठीक है। जैसे एक फर्नीचर अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं 1 लाख का हम लिए थे 5 साल पहले, तो और तो इसी में जो डेप्रिसिएशन हम लोग इसमें 1 लाख में ही डेप्रिसिएशन करके दिखाते हैं, तो मान लेते हैं अभी इसका वैल्यू है 60,000, लेकिन मार्केट में यही फर्नीचर हमको मिलेगा 2 लाख में, ठीक है। तो हम लेकिन 60,000 में दिखाते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस हम फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए इस पे दिखता है। और इन्फ्लेशन अगर वाला इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करेंगे तो फिर जो चेंजिंग प्राइस है उसके बेसिस पे दिखता है। तो इसका अलग अलग मेथड्स होता है जो हम बाद में देखेंगे। तो इसी के जो अकाउंटिंग अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है अकाउंटिंग, ठीक है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को फॉलो करता है, तो उसी का ऑडिट कि सही से अकाउंटिंग हुआ है कि नहीं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑडिट ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। उसी तरह नेक्स्ट है जैसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स को मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, अब ह्यूमन रिसोर्स को ही सबसे बड़ा एसेट या ग्रेटेस्ट एसेट माना जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इसका भी रिकॉर्डिंग का अलग अलग तरीका है, जैसे प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, ठीक है। फिर हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है। इसी तरह और भी मेथड है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है। तो जब इसका अकाउंटिंग किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स का अकाउंटिंग किया जाता है, और उसका उसका जब ऑडिट हम लोग करते हैं, तो उसी ऑडिट को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ऑडिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। इसके अलावा अदर ऑडिट्स भी हो सकते हैं, जैसे एक होता है फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है। चलिए ये हम आपको होमवर्क दे देते हैं, आप खुद खोजिए फॉरेंसिक ऑडिट हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है ये, तो आपको बस एक हिंट हम दे देते हैं, इसको आप खुद से खोजिए। इसके अलावा और भी ऑडिट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ से कॉस्ट ऑडिट से लेके यहाँ तक HRA तक या अदर ऑडिट्स भी हम शामिल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग बाद में डिटेल में करेंगे, क्योंकि इसका यूनिट 3 अलग से है जिसमें हमको इसे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बाकी सबका भी मैंने आपको समराइज में बताया, तो इसका भी आपको नेट में सर्च करना है, ठीक है। आपको कम से कम ब्रीफ में जानना है सबके बारे में कि किसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ इसमें भी आपको मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हो गया इंग्लिश का था, ये हिंदी का हो गया। और हिंदी में आपको पता है कि ब्रैकेट में इंग्लिश वाले टर्म्स भी लिखने हैं, और ये सब अरेंज्ड वे में है, मतलब जैसे इंग्लिश में आया है उसी तरह से हिंदी में भी उसी ऑर्डर में है, ठीक है। तो आपको लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। ये ऐसे चलता है, ये है 1, फिर नीचे वाला है 2, फिर 3, फिर ये इसके बाद है, ठीक है, इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी हमारा यहाँ से 1,
ये हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3, ठीक है। और फिर यहाँ के आने के बाद यहाँ से आप जाओगे, ठीक है। तो ये है ऑर्डर, ठीक है। तो हिंदी वाले लिख लेंगे ब्रैकेट में इंग्लिश टर्म को भी, ठीक है। चलिए, आज के क्लास में हमने क्या देखा? आज हमने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट या अंकेक्षण का वर्गीकरण। तो हमने देखा कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे और दूसरा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था: स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, ठीक है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है। और जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको, मैंने इसको ब्रीफ में बताया आपको, और आपको भी इसको सर्च करके पता करना है, ठीक है। थैंक यू।